वेलकम फ्रेंड्स। हृदय के अंतःकरण से आपका स्वागत करता हुआ मैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश भसीन आज एक ऐसे इशू पर वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूं जो देश की जनता के मन में अनेक तरह के प्रश्न उत्पन्न कर रहे हैं, और वो है एल्कोहल ब्लेंडेड पेट्रोल यानी एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल। हम ये जानते हैं कि लगभग 2003 तक हमारे देश में जितने भी वाहन चलते थे 100% पेट्रोल या डीजल से चलते थे। उसके बाद 2003 में E5 पेट्रोल आया था और उसके बाद 2019 में E10 पेट्रोल लगभग पूरे भारतवर्ष में फैल चुका था। लेकिन 1 अप्रैल 2026 से जब E20 पेट्रोल कंपलसरी कर दिया गया है, यानी अब जब आप पेट्रोल खरीदेंगे तो आप ये मान के चलिए कि उसमें पेट्रोल 80% और 20% एल्कोहल, ऑब्वियसली इथाइल एल्कोहल या इथेनॉल ही होगा। और ये जो ई अल्फाबेट यूज किया जाता है इथेनॉल के लिए किया जाता है या इथाइल एल्कोहल के लिए किया जाता है। इसका मतलब एल्कोहल ब्लेंडेड पेट्रोल का मतलब है आप पेट्रोल में अपनी इच्छा अनुसार 5%, 10%, 20% जब एल्कोहल मिक्स कर लेते हैं उसे ही एल्कोहल ब्लेंडेड पेट्रोल कहा जाता है। E10 तक मैं समझता हूं लोगों को इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी और इतनी वरी भी नहीं थी। लेकिन 1 अप्रैल 2026 जब से E20 पेट्रोल मार्केट में बिकना शुरू हुआ है, अनेक तरह के प्रश्न लोगों के मस्तिष्क में उभर रहे हैं। क्या E20 पेट्रोल, आप समझ गए ना, E20 का मतलब E मतलब इथाइल एल्कोहल, इथेनॉल, E20 मींस 20% एल्कोहल, 80% पेट्रोल। क्या E20 पेट्रोल हमारे व्हीकल्स के लिए सुरक्षित है? कहीं हमारे व्हीकल्स और विशेषतः उनके इंजन को तो कोई नुकसान नहीं होगा? ये प्रश्न मेरे सामने भी कई आ रहे हैं। एक वीडियो मैंने 2 अप्रैल 2026 को ही अपलोड कर दिया था जब 1 अप्रैल को समूचे भारत में E20 सेल पेट्रोल कंपलसरी हो गया था। मैं आपसे ये स्पष्ट कहूंगा, 1 अप्रैल 2023 से पहले के जितने वाहन हैं, 1 अप्रैल 2023 से पहले के जितने व्हीकल हैं वो E20 के लिए कॉम्पेटिबल नहीं है या उनकी कॉम्पेटेबिलिटी E20 पेट्रोल के लिए नहीं है। लेकिन 1 अप्रैल 2023 के बाद जो भी व्हीकल आए हैं 3 सालों में, उनमें E20 इथेनॉल के लिए इंजन की ट्यूनिंग की गई है। यह मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यदि आप इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल यूज करेंगे, सबसे ज्यादा माइलेज पर भी अफेक्ट पड़ता है। माइलेज थोड़ा कम होगा लेकिन इंजन पर अफेक्ट आता है। इंजन पर क्या अफेक्ट आएगा? ऑब्वियसली 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 की तरफ आप जाएंगे। इथेनॉल का आप परसेंटेज पेट्रोल में बढ़ाएंगे, पानी का परसेंटेज भी बढ़ेगा, क्योंकि इथेनॉल हाइड्रोफिलिक होता है। जहां इथेनॉल होगा वाटर वेपर्स को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इजीली हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। ये केमिस्ट्री के विद्यार्थी आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन लेमैन की भाषा में मैं ये कहूं, चूंकि एल्कोहल पानी को आकर्षित करेगा, जब पानी को आकर्षित करेगा तो पानी इंजन के लिए हानिकारक ही होगा। 1 अप्रैल 2023 के बाद मैं आशा करता हूं जो भी व्हीकल सड़क पर चल रहे हैं उन्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन 1 अप्रैल 2023 से पहले के जितने व्हीकल हैं उन सब से इंजन प्रभावित हो सकता है, इंजन पे अफेक्ट आ सकता है। क्या ट्यूनिंग की गई है 2023 के बाद? मैं समझता हूं कोरोजन फ्री इंजन्स की आवश्यकता है। यदि आप इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल काम में लेंगे, आपका इंजन कोरोजन रेजिस्टिव होना चाहिए, कोरोजन का रेजिस्टेंट होना चाहिए, कोरोजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एल्कोहल के पानी के वेपर ही आपके इंजन को प्रभावित कर सकते हैं। मैं समझता हूं E20 पेट्रोल के बारे में आपकी काफी आशंकाओं
का उत्तर मिल गया होगा। इस बारे में अब मैं थोड़ा आगे भी बढ़ूंगा। कल कैबिनेट की मीटिंग थी, मैं समझता हूं 21 मई को कैबिनेट की मीटिंग में शायद ऐसा डिसीजन लिया गया है कि अब हम E22 से E30 की तरफ बढ़ेंगे, यानी E20 के बाद E22 और फिर E22 के बाद E30। यानी यदि E22 है 78% पेट्रोल, 22% इथेनॉल, और यदि E30 है 70% पेट्रोल और 30% इथेनॉल। इस बारे में सरकार विचार कर रही है। क्या और कई ऐसे देश हैं जहां E20 का उपयोग हो रहा है? E15 और E20 काफी कंट्रीज में कॉमन है, चाहे वो यूएसए हो, इंडिया हो या चाइना हो। लेकिन E20 से ऊपर जाते ही कई प्रश्नवाचक चिन्ह हमारे सामने लगते हैं। एक मैंने खुद ही लगाया है, इंजन की कॉम्पेटेबिलिटी। आपको इस तरह के इंजन, कॉम्पेटेबल इंजन तैयार करने पड़ेंगे जो पूरी तरह से कोरोजन रेजिस्टेंट हो। दूसरी बात आपके सामने रखना चाहूंगा, ऐसे कितने कंट्रीज हैं जहां E30 या E30 से ज्यादा ब्लेंडेड पेट्रोल सेल हो रहा है? बहुत कम। होने को E85 ब्लेंडेड भी है। E85 का मतलब क्या होगा? ध्यान से सुन लीजिए, E85 पेट्रोल 85% इथेनॉल, 15% पेट्रोल, यानी E85 85% इथेनॉल, ओनली 15% पेट्रोल। आप सोचिए किस प्रकार के इंजन होंगे। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, यदि मैंने E20 के बाद E30 और E85 की बात कर दी, क्या E100 भी है? जी हां, E100 व्हीकल्स हैं और वो हैं ब्राजील में। ब्राजील ने पिछले कई वर्षों से ये जो फ्यूल्स है इसके क्राइसिस को देखते हुए E100 का मतलब 100% इथेनॉल से चलने वाली गाड़ियां, लेकिन उसी प्रकार से उन्होंने इंजन को भी ट्यूनिंग किया है, इंजन को कंपेटिबल बनाया है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसे व्हीकल जो 85% इथेनॉल और 15% पेट्रोल या 100% इथेनॉल से चलते हैं, ऐसे व्हीकल को फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल कहा जाता है। जी हां, याद रख लीजिए, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल, एफ व्हीकल, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स का मतलब यह है E85 या E100 85% इथेनॉल या 100% इथेनॉल से चलने वाले व्हीकल फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल, एफ व्हीकल्स कहलाते हैं। फ्रेंड्स, भारत के संदर्भ में मैं आपसे जरा विशेष से चर्चा करना चाहूंगा। इससे पहले यह भी स्पष्ट कर दूं, एल्कोहल भी दो तरह का होता है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। यह बताना यहां आवश्यक है। बहुत सिंपल भाषा में बता रहा हूं, हर व्यक्ति इसको समझ सकता है। फर्स्ट जनरेशन एल्कोहल का मतलब है एल्कोहल का निर्माण या तो आप शुगर केन से करेंगे, या आप मेस मक्का से करेंगे, या राइस चावल से करेंगे। इन तीनों से ही इथेनॉल का निर्माण होता है। ऐसा एल्कोहल जिसका निर्माण चावल से, मक्का मेस से या शुगर केन से किया जाता है, फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल कहलाता है। सेकंड जनरेशन इथेनॉल भी होता है, और मैं समझता हूं हमारे फ्यूल्स के लिए सेकंड जनरेशन इथेनॉल ही सार्थक हो सकता है, जनरेशन G1 नहीं हो सकता। अब जनरेशन 2 एल्कोहल में क्या होता है? आप डायरेक्ट मक्का, शुगर केन या राइस का उपयोग नहीं करते, आप जो शुगर केन का वेस्ट है उसका उपयोग करते हैं, आप जो कॉर्न है उस वेस्ट का उपयोग करते हैं, आप राइस की जो भूसी होती है उसका उपयोग करके एल्कोहल बनाते हैं। यह कहलाता है G2 एल्कोहल। जो डायरेक्ट आप मक्के से, शुगर केन से या राइस से बनाएंगे वो G1 है, और G2 का मतलब जो वेस्टेज है, चाहे मक्के का वेस्टेज है, शुगर केन का है या राइस की जो भूसी है, उससे यदि आप एल्कोहल बनाते हैं वो G2 जनरेशन 2 एल्कोहल कहलाता है। जनरेशन 2 एल्कोहल बहुत ज्यादा सार्थक है। अब प्रश्न ये उभरता है, एट प्रेजेंट G2 बनाने की लागत बहुत अधिक है। मैं फिर कह रहा हूं, G2 इथेनॉल जो आप मक्के के वेस्ट, शुगर केन के वेस्ट और राइस के वेस्ट से बनाते हैं उसको G2 कहते हैं, लेकिन उसकी बनाने की लागत
कॉस्ट बहुत अधिक है। यदि मुझसे पूछा जाए इस समय भारत में कितना परसेंट G1 और कितना परसेंट G2 अल्कोहल का उपयोग हो रहा है, मैं यही कहूंगा 97% G1 जो डायरेक्ट मक्का, चावल या शुगर केन से बनता है, केवल 3% अल्कोहल ऐसा है जो इनके वेस्ट, चाहे शुगर केन वेस्ट हो, मक्का वेस्ट हो या राइस की भूसी हो, केवल 3% ऐसा अल्कोहल है जो हम जनरेशन 2 अल्कोहल बना पा रहे हैं। कारण कॉस्ट बहुत ज्यादा है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात भारत के संदर्भ में कहना चाहूंगा, हम तेजी से इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का परसेंटेज बढ़ा रहे हैं, मींस इथेनॉल का परसेंटेज बढ़ा रहे हैं। पहले 5 था 2003 में मैंने कहा, फिर 2019 में 10% कंपलसरी हुआ, 1 अप्रैल 2026 से E20 हो सकता है, E22 और E30 बहुत जल्दी सेल में प्रैक्टिकली भारत में सेल होना शुरू हो जाए। लेकिन मैं एक अर्ज करना चाहूंगा, ध्यान से सुनिए, आप जरा ये विचार कर लीजिए, फिर रिपीट करूंगा, G1 अल्कोहल 97% बनता है, G2 वेस्ट से केवल 3% बनता है। अब यदि हम 97% अल्कोहल डायरेक्ट मक्का से, कॉर्न से, शुगर केन से, राइस से बना रहे हैं, 1 लीटर अल्कोहल की कीमत क्या है? मैं आपसे कह दूं, आप सोच रहे होंगे जो अल्कोहल प्रोडक्शन में पानी काम में लिया जाता है उसी को काउंट करेंगे, हो सकता है वो 10 से 20 लीटर हो। लेकिन यदि आप मक्के को उगाकर उससे इथेनॉल बनाएंगे, आप शुगर केन की क्रॉप ग्रो करके उससे इथेनॉल बनाएंगे, आप राइस की क्रॉप ग्रो करके उससे इथेनॉल बनाएंगे, 2000 से 3000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। यह मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए मित्रों, 1 लीटर इथेनॉल जनरेशन 1 G1 जो सीधा मेज से, मक्का से, शुगर केन से, राइस से बनाया जाता है, लगभग 2 से 3000 लीटर पानी की, 2 से 3000 लीटर, क्योंकि जब आप क्रॉप उगाएंगे उसमें पानी की आवश्यकता होती है। नो डाउट अल्कोहल ब्लेंडेड पेट्रोल देश का, विश्व का सुनहरा भविष्य हो सकता है। लेकिन भारत जैसे देश में जहां वाटर हार्वेस्टिंग नहीं के बराबर है, हम पानी को हार्वेस्ट भी नहीं कर रहे, और यदि 1 लीटर अल्कोहल बनाने में हमें 2 से 3000 लीटर पानी का उपयोग करना पड़े, तो क्या इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल हमारे देश की सफलता होगी या निष्फलता होगी? यह विचार आप कीजिए। एक संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास आपके सामने किया था। आशा है आप इसे लाइक करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे। नमस्कार।